नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। कहा, आतंकवाद को खत्म करने में भूमिका निभाए यूरोप। बर्लिन में अंतर सरकारी विमर्श में चर्चा आज। बाबरी केस में बीजेपी नेताओं की पेशी आज। सीबीआई की विशेष अदालत तय करेगी आरोप। बाकी आरोपियों को भी उपस्थित रहने का निर्देश। देश के तमाम मेडिकल स्टोर ने की एक दिन की हड़ताल। सरकार की ई पोर्टल नीति का विरोध। ऑनलाइन फार्मेसी से नकली दवाओं के चलन का खतरा। चक्रवाती तूफान मोरा से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश की आशंका। बांग्लादेश तट से आज दोपहर तक टकराने की आशंका। नौसेना ने पूर्वी बेड़े के जहाजों को मदद के लिए किया अलर्ट। पाकिस्तान से क्रिकेट सीरीज को मंजूरी नहीं। केंद्र बीसीसीआई पीसीबी की दुबई में मीटिंग में नहीं निकला नतीजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 प्रमुख यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में बर्लिन पहुंच गए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की उनकी यात्रा का मकसद इन देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को गतिशील बनाना है। मेक इन इंडिया के लिए निवेश आकर्षित करना भी उनकी इस यात्रा के मकसदों में शामिल है। बर्लिन में एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर सरकारी विमर्श में चर्चा करेंगे। 4 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन में भारत जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श के तहत चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात करेंगे। इस दौरान व्यापार, निवेश, सुरक्षा और आतंकवाद रोधी बुनियादी ढांचे, शहरी निर्माण, रेलवे, विज्ञान और तकनीक जैसे कई अहम मुद्दों पर सहयोग का एक भावी रोड मैप तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री बर्लिन में एंजेला मर्केल के साथ कारोबारियों के समूह से भी रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर से भी मुलाकात करेंगे। Going to Germany, we see how best we can also see to bring their convening strength. How do we look at strengthening our partnership? On the global partnership, we have our two countries are closely engaged on several global issues of common concern. मंगलवार को प्रधानमंत्री जर्मनी से स्पेन के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री यहां स्पेन के राजा फिलिप सस्टम से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति मारियानो राहॉय से बातचीत करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और साझा हितों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग और विशेष तौर से आतंकवाद पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री स्पेनिश उद्योग के शीर्ष सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्हें मेक इन इंडिया के तहत देश में निवेश का न्योता देंगे। Discussions with Spain will not be limited to bilateral issues. We'll be discussing global issues of common concern. Terrorism, of course, and terrorism cooperation on counter-terrorism will be an important element of that agenda. स्पेन से प्रधानमंत्री 31 मई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे, जहां वे 1 जून को 18वें भारत-रूस वार्षिक शिखर वार्ता में शिरकत करेंगे। 2 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच को भी संबोधित करेंगे। भारत इसमें मेहमान देश है। प्रधानमंत्री लेनिनग्राद में पिस्कारो-वेस्कोये स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। India-Russia relations in the area of defense, nuclear and space is already very, very ahead. In the area of trade and economy, there are efforts made. The trade had reached up to 10 billion, but it has come down for a variety of reasons, hovering around $7 billion. Investment itself has done a great job last year, particularly reaching almost the target which was set by the leaders of the two countries, that is $30 billion by 2025. यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री फ्रांस जाएंगे, जहां वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास और रेलवे के क्षेत्रों में भारत की विकासात्मक पहलों में 9वां सबसे बड़ा निवेशक और अहम साझीदार है।
ब्रेक्सिट और OBOR के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को रणनीतिक कारणों से काफी अहम माना जा रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज बीजेपी के उन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे जो मामले में आरोपी हैं। लखनऊ में CBI की विशेष अदालत में सभी नेताओं को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती आज CBI की विशेष अदालत में पेश होंगे। बाबरी ढांचा ढहाए जाने के मामले में इन नेताओं पर आरोप तय किए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता विनय कटियार, विश्व हिंदू परिषद के नेता विष्णु हरि डालमिया और साध्वी रितंभरा को भी अदालत में व्यक्तिगत रूप में पेश होने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि इस मामले में अब छूट या सुनवाई स्थगित करने से जुड़ी कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। अदालत अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने से जुड़े 2 अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रही है। दूसरे मामले से जुड़े आरोपियों पर भी कोर्ट में तलब किया गया है। 19 अप्रैल को सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया था कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी आरोपियों पर मामले में आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलता रहेगा, जबकि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कल्याण सिंह को कोर्ट ने राहत दी थी। क्योंकि वर्तमान में कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं, उन पर पद से हटने के बाद मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई करने और 2 साल में सुनवाई खत्म करने का निर्देश दिया है। रायबरेली की अदालत में आरोपियों पर चल रहे मुकदमे को भी लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है, ताकि ढांचा ढहाए जाने के मामले की एक साथ सुनवाई हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली में कल हुर्रियत के 3 नेताओं से पूछताछ की। उधर कश्मीर घाटी के कई इलाकों में कल लगातार दूसरे दिन भी कर्फ्यू जैसी पाबंदियां जारी रहीं। हुर्रियत के बंद को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती तौर पर यह फैसला किया गया। कश्मीर घाटी में लगातार दूसरे दिन बंद और कर्फ्यू जैसे हालात के चलते आम जनजीवन पर असर पड़ा। श्रीनगर के 7 थाना क्षेत्रों और घाटी के 4 जिलों में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर पाबंदियां जारी हैं। बडगाम और गांदेरबल जिले में धारा 144 लगाई गई है। श्रीनगर और पुलवामा में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। हुर्रियत नेताओं को भी नजरबंद रखा गया है। सरकार ने कहा है कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा और कोई रियायत या कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। कल भी पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और सोपोर में पथराव की 6 घटनाएं हुई थी। शनिवार को त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सब्जार बट के सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। ये अगले 3-4 महीने तो स्थिति बढ़ती जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान की फौज ने अपनी स्ट्रेटजी को बदली किया है 2-3 तरह से, जिससे ये आसान नहीं होगा। इधर दिल्ली में आतंकी फंडिंग मामले में 3 अलगाववादी नेता सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। NIA ने फारूक अहमद डार, नईम खान और जावेद अहमद बाबा से पूछताछ की। इन सभी से आतंकी संगठनों से फंड लेने और कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर सवाल पूछे गए। इन अलगाववादियों से कुछ बैंकों और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जांच एजेंसी ने मांगे हैं। एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में हुर्रियत नेताओं के पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से पैसे लेकर कश्मीर में तनाव फैलाने का खुलासा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान करने के बयान को लेकर कांग्रेस ने स्पष्टीकरण की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और PDP में वैचारिक मतभेद हैं और गठबंधन सरकार देश को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि पिछले साल बीजेपी ने इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके भ्रमित किया था। इस बार स्थायी समाधान की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह को इस पूरे मसले को जनता को स्पष्ट करना चाहिए। झारखंड के गोड्डा में नक्सलियों के कल बंद का कोई असर नहीं देखा गया। संथाल परगना कमिश्नरी में जनजीवन सामान्य रहा। खदानों में भी रोजाना की तरह कामकाज जारी रहा। माओवादियों के बंद के आह्वान के बाद पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में कड़ी नजर रखी।
हालांकि इस दौरान छोटा नागपुर और सिंहभूम के जिलों में कई छुटपुट वारदात करने में नक्सली कामयाब रहे। संथाल परगना कमिश्नरी के सभी 6 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इन जिलों में नक्सलियों ने कई वारदातों को अंजाम भी दिया है। कत्ल के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त पर रोक का राजनीतिक विरोध शुरू होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले को वो चुनौती देंगी। दूसरे दलों ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उधर केरल में बीफ पार्टी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की निंदा के बाद कांग्रेस ने 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस ने सरेआम जानवर काटने वाले 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ये कार्रवाई राहुल गांधी की तरफ से निंदा किए जाने के 1 दिन बाद हुई। पार्टी ने साफ किया है कि ऐसी हरकत करने वालों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। इस तरह की संस्कृति और रास्ते का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में न स्थान है न जगह, और इसीलिए उन लोगों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मुअत्तिल कर दिया गया है। पर भारतीय जनता पार्टी भी बताए कि क्या वो इसी प्रकार का नियम अपने खुद के शासित राज्य गोवा के अंदर मनोहर पारिकर जी से लागू करवाएंगे। बीजेपी ने भी इस घटना की निंदा की है। ये शर्मनाक है और ये कई मामले में प्रोवोकेटिव भी है। ये कौन सी बात है? एक तरफ भारत के संविधान में गौ संवर्धन की बात की गई है और दूसरी ओर इस तरह के घटनाएं की जा रही हैं। राजनीति में विरोध हो सकता है और किसी के फूड हैबिट पर हम कोई दबाव डालने के लिए नहीं बैठे। इधर जानवरों के बूचड़ खाने के लिए खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध के केंद्र सरकार के फैसले पर वाम दलों समेत कई पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। I mean, nobody can dictate to anybody what they should eat and what they should not eat. I mean, it's not only Delhi, Nagpur. Need not come from anywhere. Absolutely unconstitutional. Sutrang, we are not accepting that. Legally or constitutionally, আমরা চ্যালেঞ্জ করব স্টেট পাওয়ারে ইন্টারফিয়ারেন্সের জন্য। যেমন আপনারা আগেও দেখেছেন লাল বাতি না নীল বাতি, আমরা লাল বাতি জ্বালানো পছন্দ করি না, আমি নিজেও ইউজ করি না। इस बीच कन्नौर शहर की पुलिस ने रविवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बछड़े का सार्वजनिक वध करने पर केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर तमिलनाडु में विपक्षी दल डीएमके ने मवेशियों को काटने के लिए लगाए गए बैन के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कहा है कि 31 मई को राज्य में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बैन को संविधान के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया है। इसके साथ ही स्टालिन ने राज्य के मुख्यमंत्री पलनीसामी के चुप्पी पर भी निशाना साधा है। सीबीआई ने यूपीए सरकार के समय एयर इंडिया के 111 विमानों की खरीद में गड़बड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। नागरिक विमानन मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ 3 केस दर्ज किए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2005-2006 में 111 विमान खरीदे थे, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी। इसमें दलील दी गई थी कि एयर इंडिया के बिना जरूरत के 111 विमान खरीदे थे, जिससे सरकारी खजाने को 67,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने वीरभद्र सिंह को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर बेल दी है। साथ ही उनके विदेश जाने पर रोक लगाते हुए पासपोर्ट जमा करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया। जांच एजेंसी का कहना था कि इससे मामले की जांच पर असर पड़ सकता है। वहीं सीबीआई ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को हिरासत में ले लिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक शहाबुद्दीन को पूछताछ के लिए जांच एजेंसी मुख्यालय ले जाया गया है। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद थे। शहाबुद्दीन पर पत्रकार रंजन की हत्या में शामिल होने का आरोप है। पत्रकार राजदेव रंजन की पिछले साल 13 मई को सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से बिहार में शराब कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनियों को गोदामों में रखी शराब का स्टॉक निकालने के लिए 2 महीने की और मोहलत दी है। बिहार की शराब कंपनियों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह मोहलत 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। कोर्ट ने शराब कंपनियों से कच्चा माल भी निपटाने के लिए कहा है।
कोर्ट ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक ब्रेवरेज की याचिका पर यह आदेश दिया है। बिहार सरकार ने पिछले साल 1 अप्रैल से राज्य में शराब की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। देश भर में आज लोगों को दवाएं खरीदने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दवाओं की बिक्री से जुड़े नियमों के खिलाफ दवा विक्रेता 1 दिन की हड़ताल पर हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के मुताबिक उन्होंने सरकार के सख्त नियमों के खिलाफ प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद AIOCD ने 1 दिन की हड़ताल का आह्वान किया। दरअसल सरकार ने दवा विक्रेताओं को बिक्री से जुड़ी तमाम जानकारी एक पोर्टल पर डालने के लिए कहा है, जबकि दवा विक्रेताओं का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में यह मुमकिन नहीं है। दवा विक्रेता ऑनलाइन फार्मेसी का भी विरोध कर रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी से उनकी दुकानदारी को नुकसान होगा, साथ ही दवाइयों की गलत इस्तेमाल और नकली दवाओं की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। लखनऊ की भूल भुलैया, रहस्य और रोमांच से भरे 489 जीने और गलियारे। एक बार जो अंदर जाए आसानी से बाहर न आए। अगर साथ गाइड ना हो तो बस इस 3 मंजिला परिसर में घूमता ही रह जाए। कहते हैं अकाल से प्रजा थी परेशान, तब लोगों को काम देने के लिए अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 में करवाया इसका निर्माण। सरोजनी नायडू, स्वतंत्रता सेनानी, कवियत्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। चक्रवाती तूफान मोरा से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य भी अलर्ट पर हैं। इस तूफान के आज दोपहर तक बांग्लादेश तट से टकराने की आशंका है। इसके चलते मछुआरों को अगले 24 घंटे के दौरान समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। चक्रवाती तूफान मोरा से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय और भीतरी इलाकों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। ओडिशा के मयूरभंज, बालेश्वर, जाजपुर और भद्रक जिलों के कलेक्टरों को सतर्क रहने को कहा गया है। राहत की बात यह है कि तूफान से फिलहाल नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। Gangetic West Bengal is a little bit free from its danger of high wind. Calcutta and suburbs, particularly south and north 24 may expect a gale wind or strong wind throughout the day. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर भारत में भी अलर्ट है। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान के आज दोपहर तक पार करने की आशंका है। It will cause the damages or whatever may be, particularly mostly in Bangladesh, but damages are also expected in northeastern states like Mizoram, Tripura, etc.
इस बीच दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि केरल में मॉनसून से पहले की अच्छी बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं श्रीलंका में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 177 तक पहुंच गई है, जबकि 110 से ज्यादा लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी बारिश और बाढ़ के हालात और खराब हो सकते हैं। उजड़े आशियाने, टूटी सड़कें, चारों तरफ पानी ही पानी, सिर्फ तबाही का पानी। तस्वीरें श्रीलंका के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां बारिश आसमान से आफत बनकर टूटी। बारिश के बाद आई बाढ़ से 14 जिलों के सैकड़ों गांव तबाह हो चुके हैं, जबकि करीब 5 लाख लोग पलायन को मजबूर हैं। श्रीलंका में दक्षिण पश्चिम मानसून कहर बनकर टूटा है। बारिश और भूस्खलन ने ऐसी तबाही मचाई कि लाशों का अंबार लग गया। लोगों को अब भी मलबे के नीचे उनके अपनों के जिंदा होने की उम्मीद है। इस मुश्किल घड़ी में भी लोगों ने हौसले का दामन नहीं छोड़ा है। तिनका तिनका जोड़कर फिर आशियाने बसाने की कोशिश में जुटे हैं। श्रीलंका में आई तबाही के बाद दुनिया भर से मदद पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारत ने भी पड़ोसी धर्म का बखूबी पालन करते हुए राहत की बड़ी खेप श्रीलंका भेजी है। राहत सामग्री लेकर आज तीसरा जहाज श्रीलंका पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुश्किल की घड़ी में श्रीलंका को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज होने की संभावना से इनकार किया है। खेल मंत्री का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं कर देता, तब तक भारत सरकार दोनों देशों के बीच क्रिकेट सीरीज खेलने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कहा कि खेल और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा बीसीसीआई को सरकार से बात करने के बाद ही पीसीबी को कोई प्रस्ताव देना चाहिए। खेल मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब बीसीसीआई और पीसीबी की मीटिंग दुबई में हुई, लेकिन ये मीटिंग बेनतीजा रही। मैं समझता हूं बीसीसीआई को पहले सरकार से बात करने के बाद ही किसी तरह का प्रस्ताव या प्रपोजल देनी चाहिए। आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये रहते हुए पाकिस्तान के साथ खेल के संबंध नहीं बनाए जा सकते। आतंकवाद और खेल साथ साथ नहीं चलेंगे। मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बना ली है। जोकोविच ने स्पेन के मार्सेल ग्रेनुलर्स को 6-3, 6-4, 6-2 से मात दी। स्पेन के स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल ने भी पहले दौर में जीत हासिल की है। नडाल ने फ्रांस के बेनोइट पियरे को 6-1, 6-4, 6-1 से हराकर दूसरे दौर में कदम रखा। वहीं महिला युगल में स्पेन की गर्बाइन मुगुरुजा ने सोमवार को जीत के साथ आगाज किया। मुगुरुजा ने इटली की फ्रांसेस्का शियावोन को 6-2, 6-4 से शिकस्त देकर दूसरे दौर में जगह बनाई। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत सोमवार को जर्मनी के डसेल्डॉर्फ में हो गई है। भारतीय खिलाड़ी शरद कमल भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। शरद कमल के अलावा इस चैंपियनशिप में पुरुष खिलाड़ी सौम्यजीत घोष, हरमीत देसाई हिस्सा ले रहे हैं। वहीं महिला खिलाड़ियों में मधुरिका पाटकर, मनिका बत्रा, मोमा दास पर भारतीय टीम की जिम्मेदारी होगी। वहीं अपनी आखिरी विश्व चैंपियनशिप खेल रहे कमल के पास अपनी अच्छी छाप छोड़ने का ये बेहतरीन मौका है। भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले साल हुई चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया था। ये टूर्नामेंट 5 जून तक चलेगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि आयुर्वेद से जुड़ी चिकित्सा पद्धति धीरे धीरे दुनिया के देशों में भी प्रचलित हो रही है। उन्होंने कल दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ की रजत जयंती समारोह में कहा कि हार्ट अटैक, डिप्रेशन जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने में भी आयुर्वेद बेहद कारगर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना हमेशा से एक चुनौती रही है और परिवारों के बजट का बड़ा हिस्सा इसी में खर्च हो जाता है। हामिद अंसारी ने WHO के आंकड़े के हवाले से कहा कि अभी भी पूरी दुनिया में 65 से 70% लोग प्राथमिक इलाज के लिए पारंपरिक चिकित्सा पर ही निर्भर करते हैं।
Traditional medical systems like Ayurveda can offer a first line of defense, focusing on well-being and improvement of health by addressing the preventive aspect, particularly for lifestyle-induced diseases and psychological conditions that are increasingly common in our stress way of life. और अब आखिर में हेडलाइंस। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, कहा आतंकवाद को खत्म करने में भूमिका निभाए यूरोप। बर्लिन में अंतर सरकारी विमर्श में चर्चा आज। बाबरी केस में बीजेपी नेताओं की पेशी आज, सीबीआई की विशेष अदालत तय करेगी आरोप, बाकी आरोपियों को भी उपस्थित रहने का निर्देश। देश के तमाम मेडिकल स्टोर ने की एक दिन की हड़ताल, सरकार की ई पोर्टल नीति का विरोध, ऑनलाइन फार्मेसी से नकली दवाओं के चलन का खतरा। चक्रवाती तूफान मोरा से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश की संभावना, बांग्लादेश तट से आज दोपहर तक टकराने की आशंका, नौसेना ने पूर्वी बेड़े के जहाजों को मदद के लिए किया अलर्ट। और पाकिस्तान से क्रिकेट सीरीज को मंजूरी नहीं, बीसीसीआई पीसीबी की दुबई में मीटिंग में नहीं निकला नतीजा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।